आयुष जी, संदीप जी आए हैं, आप उनको पैनल में ले लीजिए। श्रीमान संदीप जी को, जो माननीय मंत्री जी के सचिव हैं, श्रीमान संदीप जी को आप ले लीजिए पैनल में। जी कर दिया सर। ठीक, ओके। अनुराग जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। बहुत 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 आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। आशुतोष जी लगातार माननीय मंत्री जी से संपर्क में हैं। वो उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के विभिन्न कार्यक्रमों में उनकी व्यस्तता है। जैसे ही माननीय मंत्री जी जुड़ते हैं, उनको पैनल में ले लीजिएगा आयुष जी, और शीघ्र ही उनका संबोधन हो जाएगा। आशुतोष जी, कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाए। आशुतोष जी, कार्यक्रम आरंभ करें। मानवेंद्र जी। जी 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 जी, ठीक ठीक, ओके ओके, ठीक ठीक, ओके ओके। हमारे मुख्य अतिथि, आज के पाठ्य प्रदाता हम लोगों के बीच उपस्थित हो गए हैं। तो हम लोग अब अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। जैसा पहले प्रचार प्रसार किया गया था कि आज की व्याख्यानमाला के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, प्रोफेसर चंदन कुमार सर हैं। प्रोफेसर चंदन कुमार दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से जुड़े हुए हैं। आप बाल्यकाल से स्वयंसेवक हैं, और जो यह आज का जो आपका शिल्प और विधान जिसकी चर्चा मुझे करनी है, वह वैशिष्ट्य है कि आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में संघ का समारंभ किया था। जैसे हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उच्चारण करते हैं, तो हमारे मन और मस्तिष्क में, हमारे चिंतन में एक ऐसी संवेदना और उस संवेदना से जुड़ी हुई चेतना का निर्माण होता है जिसका जिसका
उस उद्देश्य भारत को भारतीयता की ओर अग्रसर करना है, अतीत पर गौरव करना है और अपने सांस्कृतिक अधिष्ठान को बल प्रदान करना है, जिससे भारत के भविष्य का निर्माण होगा और भारत के अतीत अतीत और भविष्य और वर्तमान की मीमांसा और गवेषणा होगी। ऐसे हमारे प्रोफेसर चंदन कुमार सर हम लोगों के बीच आज पाथेय के लिए हैं और पाथेय आज आपका प्राप्त होगा। इसी के साथ माननीय आशुतोष जी जो संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और लोक पहल दिल्ली के संयोजक भी हैं, आज माननीय मंत्री पूर्वोत्तर विकास और सहकारिता राज्य मंत्री केंद्र के श्रीमान BL वर्मा जी भी हम लोगों के बीच जुड़े हुए हैं और जुड़ने का सदप्रयास हो रहा है। वो विभिन्न कार्यक्रमों में व्यस्त है। माननीय आशुतोष जी उनसे लगातार संपर्क में है और माननीय संदीप जी जो उनके सचिव हैं वो हम लोगों के पैनल में उपस्थित हैं। आज के जो महनीय उपस्थिति है, जिनकी गरिमामय उपस्थिति है, माननीय मानवेंद्र वर्मा जी है, माननीय मानवेंद्र भारत जी हैं। इसी के साथ आप आज डॉक्टर संगीता शर्मा जी, श्रीमान देवेंद्र दीवान जी, श्रीमान अनुराग सिंह जी, श्री नीरज तिवारी जी, माननीय प्रवेश कुमार जी संभवतः आने वाले होंगे जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। श्री संदीप कुमार जी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो विशेष सचिव हैं श्रीमान BL वर्मा जी के। और इसके अतिरिक्त हमारे ब्रज प्रांत से प्रचारक गण, विभाग के शारीरिक प्रमुख, विभाग के शिक्षा प्रमुख, विभागों के और जनपदों के जिलों के जो विभिन्न प्रकल्पों के प्रमुख हैं, विद्यार्थी परिषद के विभाग और जनपद के हमारे उत्तरदायित्वधारी कार्यकर्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद के, स्वदेशी जागरण मंच के और अन्य हमारे प्रकल्पों के माननीय उत्तरदायित्व कार्यकर्ता गण उपस्थित हैं। माननीय विधायक गण ब्रज प्रांत से हैं, मीडिया के बंधु और भगिनी हमारे साथ हैं। तो आज हम लोग इस परिचर्चा का प्रारंभ करेंगे और परिचर्चा के प्रारंभ के क्रम में मैं मानवेंद्र भारत जी की संभवतः यात्रा क्रम में है तो उनका जुड़ना थोड़ा सा अभी नहीं हो पा रहा है। तो मैं थोड़ा सा परिचय दूंगा लोक पहल का प्रोफेसर चंदन कुमार सर के समक्ष। लोक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों का एक सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय हस्तक्षेप है और हमारे 5 सांस्कृतिक अधिष्ठान है। पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी, पूज्य अशोक सिंघल जी, पूज्य राजेंद्र सिंह रज्जू भैया जो प्रयागराज के हमारी धरोहर हैं। इसी प्रकार दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद के प्रणेता और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय इस लोक पहल के सांस्कृतिक अधिष्ठान हैं और इसी वैचारिकी को हम लेके आगे बढ़ते हैं। और लोक पहल निस्वार्थ भाव से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों को जनतन तक प्रसारित करना एक स्वयंसेवक के रूप में लोक पहल अपना युग धर्म और श्रेय प्रेय और पाथेय समझता है और जनता की जो जन समस्याएं हैं उन्हें सत्ता प्रतिष्ठान की ओर उन्मुख करना लोक पहल का मुख्य कार्य है, मुख्य उद्देश्य है, ध्येय है। और इसी निष्ठा के आधार पर हम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों को विभिन्न माध्यमों से सोशल मीडिया के प्रचारित करने का प्रयास करते हैं और लगभग यह यात्रा ढाई वर्षों की है। अब हम अनवरत निस्वार्थ निसंकोच हम लगातार इसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। यही हमारी ध्येय निष्ठा है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो आदित्य हैं, आदित्य नामकरण भी है और वह भारत के दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह राष्ट्रीय जीवन में उनका एक विशेष हस्तक्षेप है। उनकी प्रशासनिक नीतियों का अपनी एक विशेष दिशा है और राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक पुनर्जागरण के वाहक हैं। तो ऐसे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के प्रति हमारी एक नैसर्गिक निष्ठा तो है ही है, एक नैसर्गिक धर्म भी हम समझते हैं।
इस लोक पहल के संयोजक प्रयाग विश्वविद्यालय से डॉक्टर वीके सिंह, मेरठ के अभियांत्रिकी संस्थान से डॉक्टर चौहान आलोक चौहान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर संतोष सिंह, पूर्वांचल विश्वविद्यालय से प्रोफेसर अवनीश पार्थीटकर सर, तथा हम लोगों के संरक्षक मंडल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान के पूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और बहुत ही सहज, सरल और नैतिकता के मानदंड प्रोफेसर नरेंद्र सिंह गौर, और जिनको सौभाग्य है कि जिन्होंने पूज्य राजेंद्र सिंह रज्जू भैया की कक्षाओं में बैठ के उनके विद्यार्थी रहे हैं, अध्ययन भी किए हैं। तो ऐसे हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान और हमारी वैचारिकी जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों पर आधारित है, हम लगातार सत्प्रयास करते हैं और प्रत्येक रविवार को हम एक व्याख्यान माला का आयोजन करते हैं, जिसकी परिधि में देश, सभ्यता, संस्कृति, राष्ट्र और जो हमारे ऊपर लगातार घात प्रतिघात के आक्रमण होते हैं, उस भ्रम का भंजन करना हमारा मौलिक उद्देश्य और धर्म होता है। और इसी बीच, इसी संदर्भ में हम लोगों ने आज का जो पाथेय का कार्यक्रम रखा है, पूर्वोत्तर भारत का भक्ति आंदोलन और ब्रज प्रांत। भारत के दो महानायक हैं जिससे भारत की एकात्मकता सुदृढ़ होती है। एक है राम, और राम के लिए राम का नायकत्व निर्धारित करते हैं तुलसी जैसा गायक है, और राम जैसा नायक है, तब भारतीयता संपूर्णता में अपना आकार और स्वरूप ग्रहण करती है। और उसी प्रकार कृष्ण जैसा नायक और सूर जैसा गायक, इन दो महान विभूतियों, दो महापुरुषों और दो महानायकों से, जिसमें हम ईश्वरत्व की परिकल्पना करते हैं, राम की मर्यादा और कृष्ण का विवेक और शंकर के मानस से भारत और भारतीयता का निर्माण होता है और भारत की एकात्मकता सुनिश्चित होती है। पूर्वोत्तर भारत एक बहुत ही संवेदनशील है और परराष्ट्र की सीमाओं से, विदेशी राज्यों से जुड़ा हुआ है। मिजोरम में को हम अगर देखें तो मिजोरम से दिल्ली की दूरी है, लेकिन नैन नक्श आकृति प्रकृति वो पीकिंग से बहुत नजदीक है। और वहां से जुड़ाव करने के लिए ब्रज की संस्कृति ने अरुणाचल में, मेघालय में, मणिपुर में जो राधा नाम है, जो कृष्ण का उत्कर्ष है, कृष्ण का विवेक है, और कृष्ण की जो ऊर्जा है, वह सर्वोत्त पूर्वोत्तर भारत में दिखाई देती है। ब्रज की संस्कृति से पूर्वोत्तर का एक सहज समीकरण प्रतिस्थापित होता है। और दिल्ली विश्वविद्यालय में आपका की जो रचना धार्मिता है प्रोफेसर चंदन कुमार सर की, वो ब्रज से और पूर्वोत्तर की भूमि के समीकरण को समीकृत करके, स्थापित करके भारत की एकात्मकता को सुनिश्चित करना, जिसका श्रेय, प्रेय और पाथेय है। आशुतोष सिंह तोमर जो हमारे स्वयंसेवक भी हैं, अनन्य कार्यकर्ता भी हैं, संघ का उत्तरदायित्व भी है दिल्ली की विश्वविद्यालयों में। आपके अनन्य सहयोग से आपका रचना शिल्प भी बड़ा विशिष्ट है। एक तरुण तेजस्वी है और ऊर्जा से भरे हुए हैं। उन्हीं के सहयोग से आज एक ऐसा महनीय व्यक्तित्व, बट वृक्ष का बीज अत्यंत सूक्ष्म होता है, लेकिन उसमें महाकार ग्रहण करने की सामर्थ्य और शक्ति होती है। हमारे प्रोफेसर चंदन कुमार सर ऐसे ही एक छोटे सूक्ष्म बीज हैं, जो वह सूक्ष्मता जो स्थूल के प्रति विद्रोह कर सके, ऐसी सामर्थ्य शक्ति से युक्त प्रोफेसर चंदन कुमार सर हम लोगों के मध्य हैं। और आपका क्या मैं वर्णन करूं, क्या विवेचना करूं, क्या मीमांसा करूं। सत्यवती कॉलेज के प्राचार्य से लेकर के और हिंदी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर तक, और राष्ट्र के याज्ञिक अनुष्ठान में आहुतिकर्ता तक, किन किन रूपों में परिचर्चा करूं। बड़े समादर के साथ मैं प्रतिभा सिंह राणा को आमंत्रित करता हूं कि लोकपहल की एक सामान्य परिचर्चा है, क्रम है, जिसमें हमारे अतिथियों का परिचय कराएंगे डॉक्टर प्रतिभा सिंह राणा मैम।
डॉक्टर संभवतः मैं म्यूट हो गया था और बहुत बातें मेरी नहीं आ पाई थी, तो मैं एक बार पुनः आवृत्ति कर देता हूं। इस गलती के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आज संख्या भी अपनी बहुत अधिक है। आज के हमारे जो पाठ्यकर्ता हैं वह है प्रोफेसर चंदन कुमार सर, और चंदन कुमार सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय में संघ से परिचय कराने वाले और दिल्ली विश्वविद्यालय में संघ की प्रथम शाखा का प्रारंभ करने वाले, अनुशीलन करने वाले ऐसे प्रोफेसर चंदन कुमार सर पूर्वोत्तर भारत का भक्ति आंदोलन ब्रज प्रांत लेकर के हमारे बीच उपस्थित है, जिनका पाठ्य हम सबको प्राप्त होगा। और भारत के दो महानायक हैं, राम और कृष्ण। राम का जो महानायकत्व है उसके लिए तुलसी जैसा गायक और राम जैसा नायक है तो भारत की एकात्मकता निर्धारित होती है। इसी प्रकार कृष्ण सूर्य जैसा गायक है और कृष्ण जैसा नायक है तो भारत भारतीयता और भारत की एकात्मकता स्थापित होती है। और प्रोफेसर चंदन कुमार सर दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर तो है ही है। संघ की शाखाओं का प्रारंभ दिल्ली विश्वविद्यालय से संघ का स्पर्श करने वाले, और संघ का जैसा ही हम नामोल्लेख करते हैं, संघ का नामोल्लेख होते ही हमारे अंतस में एक ऐसे भावबोध का जागरण होता है, एक ऐसे सांस्कृतिक बोध का जागरण होता है जिससे भारत और भारतीयता का निर्धारण होता है। हम अतीत की मीमांसा करते हैं, वर्तमान को संवारते हैं और भविष्य की संकल्पना को सजोते हैं, भविष्य का सुनहरा सपना देखते हैं, और वो सुनहरा सपना है भारत को विश्व गुरु बनाना। ऐसे महनीय प्रोफेसर चंदन कुमार सर हम लोगों के साथ हैं और आज का पाठ्य आपको प्राप्त होगा। आप संघ के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य भाग के विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। आपकी पूरी संपूर्ण शिक्षा दीक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से संपन्न हुई है। आपका वैदुष्य बहुत विशिष्ट है। वह वैदुष्य इस रूप में विशिष्ट है कि आपने इस राष्ट्र के धधकते अग्निकुंड में अपनी आहुति इस राष्ट्र के निर्माण के लिए दी है, भारत की चेतना के परिष्कार के लिए प्रस्तुत की है। आप सत्यवती कॉलेज के प्राचार्य रहे हैं, आप 40 से अधिक पुस्तकों के लेखक रहे हैं। इसी प्रकार आज हम लोगों का प्रयास हो रहा है, माननीय आशुतोष जी प्रयास लगातार कर रहे हैं कि माननीय केंद्रीय मंत्री पूर्वोत्तर विकास और सहकारिता राज्य मंत्री हम लोगों से जुड़े और उनका भी पाठ्य प्राप्त हो। इसी प्रकार माननीय मानवेंद्र भारत जी भी हमसे जुड़ेंगे, वो संभवतः यात्रा में हैं, और हम लोगों के साथ मानवेंद्र भारत जी, साथ ही डॉक्टर संगीता शर्मा जी, माननीय देवेंद्र दीवान जी, माननीय अनुराग सिंह जी, माननीय नीरज तिवारी जी, माननीय प्रवेश कुमार जी जुड़ने की संभावना है, जो दिल्ली JNU में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। श्री संदीप कुमार जी विशेष सचिव माननीय BL वर्मा जी के सचिव हैं। इसके अतिरिक्त ब्रज प्रांत के विभिन्न स्वयंसेवक बंधु और विभाग और जिलों के शारीरिक विचार प्रमुख और विभिन्न प्रकल्पों के विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद के माननीय उत्तरदायित्व कार्यकर्तागण, माननीय विधायकगण ब्रज प्रांत और मीडिया के बंधु और भगिनी। तो मैं बहुत संक्षेप में मेरी गलती की वजह से, एक भूल की वजह से मेरी आवाज नहीं जा पा रही थी। माननीय आशुतोष जी ने मुझे फोन किया था। माननीय आशुतोष जी के वजह से हमारे आज के जो पाठ्यकर्ता हैं प्रोफेसर अनिल कुमार सर हम लोगों के बीच है, और मैं चाहूंगा कि मैं बहुत लंबा चौड़ा कुछ ना बोलूं, मैं केवल संक्षिप्त में लोक पहल की परिचर्चा करूंगा। लोक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का एक सामाजिक राष्ट्रीय हस्तक्षेप है, और यह मूलतः पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश है, उनकी नीतियों को जन जन तक ले जाना और जनता की समस्याओं को सत्ता प्रतिष्ठान की ओर अग्रसर करना हमारा मौलिक उद्देश्य और नैसर्गिक हम धर्म मानते हैं। क्योंकि योगी जी का नाम केवल वो आदित्य है, आदित्य नामकरण नहीं है, बल्कि एक ऐसा आदित्य है जो भारत का भविष्य है, एक ऐसा सूर्य है जिसके आलोक में भारत और भारतीयता सुरक्षित रह सकती है। तो हम लोग एक नैतिक अपना निस्वार्थ भाव से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों का, उनके आशीर्वचन से हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं और दिल्ली में हमारा कार्य देखते हैं। हमारे बहुत ही युवा तरुण तेजस्वी कार्यकर्ता
आशुतोष जी जो संघ के विश्वविद्यालय में छात्रावासों के संघ के प्रमुख हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वो करते हैं। और दूसरे हमारा जो लोक पहल का सांस्कृतिक अधिष्ठान है, उसमें पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी, पूज्य अशोक सिंघल जी, पूज्य राजेंद्र सिंह जी रज्जू भैया पूर्व संघ चालक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और महामना मदन मोहन मालवीय, ये हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान है। लोक पहल के संयोजक प्रयाग विश्वविद्यालय से डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी हैं, जो स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्रीय विचार प्रमुख भी हैं। और इसी प्रकार मेरठ के अभियांत्रिकी संस्थान से प्रोफेसर आलोक चौहान, इसी प्रकार काशी हिंदू विश्वविद्यालय से वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर संतोष सिंह, पूर्वांचल वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से प्रोफेसर अवनीश पाटिलकर, और इसी प्रकार हमारे संरक्षक मंडल में उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री तथा पूज्य रज्जू भैया के परम पूर्व शिष्यों में और उनकी कक्षाओं में बैठ करके अध्ययन करने वाले प्रोफेसर नरेंद्र कुमार सिंह और हमारे संरक्षक हैं। मैं अधिक समय न लेते हुए मैं प्रतिभा राणा मैम को आमंत्रित करता हूं कि लोक पहल की एक मान्य परंपरा है कि वो अतिथि का परिचय कराएं। तो मैं माननीय डॉक्टर प्रतिभा सिंह राणा को आमंत्रित करने से पहले मैं इतना कहूंगा कि बट का वृक्ष और उसका बीज बड़ा संक्षिप्त होता, बहुत छोटो कोदो सरसों से भी क्षुद्र बीज होता है, लेकिन उसमें महाकार के ग्रहण करने की शक्ति और सामर्थ्य होती है। प्रोफेसर अनिल कुमार सर ऐसे ही एक छोटे बीज हैं जिसमें स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का संघर्ष करने की अद्वितीय सामर्थ्य है। संघ का आज कितना दिल्ली में आकार विश्वविद्यालय में ग्रहण किया है, उसके स्वरूप में कितना विस्तार हुआ है, उसका श्रेय प्रेय और पाथेय प्रोफेसर अनिल कुमार सर को जाता है। तो मैं बड़ी विनम्रता से डॉक्टर प्रतिभा सिंह राणा मैम को आमंत्रित करता हूं कि डॉक्टर प्रतिभा सिंह राणा आज के अतिथियों का परिचय प्रस्तुत करें। प्रतिभा सिंह राणा जी। डॉक्टर प्रतिभा सिंह राणा जी मेरी आवाज सुन रही हैं? आयुष जी, प्रतिभा राणा मैम को पैनल में। आयुष जी, आयुष जी। जी सर, जी सर। हाँ, डॉक्टर प्रतिभा सिंह राणा को तुरंत पैनल में लीजिए। सर ऑलरेडी पैनल में है मैम। तो मैम पैनल में तो ऑलरेडी है। मैम आप पैनल में हैं। डॉक्टर प्रतिभा सिंह राणा जी, हाँ, को होस्ट बना दिया, आप बोलिए। सर उनका ऑडियो डिवाइस से कनेक्टेड नहीं है ना? क्या है? ऑडियो डिवाइस मैम में कनेक्टेड नहीं है। डॉक्टर प्रतिभा जी एक बार आप लेफ्ट करके जुड़िए।
आयुष जी, डॉक्टर संगीता शर्मा जी को पैनल में भी ले लीजिए। एक बार सर अभी प्रतिभा राणा मैम का क्या सर मैम का इशू ये है कि मैम की ना ऑडियो डिवाइस शो नहीं हो रही है। मैम ने जो कनेक्शन किया है ना उसमें ऑडियो डिवाइस कनेक्टेड नहीं है मैम की। आशुतोष जी, प्रतिभा मैम उनका मैसेज आया है कि मैं पैनल से जुड़ नहीं पा रही हूं, आप लोग बोलें। सर वो ऑलरेडी 2 डिवाइस से कनेक्टेड है मैम। डॉक्टर मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। उनका मैसेज आया है कि आप बोलें, मैं जुड़ नहीं पा रही हूं। तो मैं शुरू करूं? हाँ सर, आप शुरू करिए। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। जी नमस्कार। लोक पहल द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला में उपस्थित सम्माननीय महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि बताया गया कि लोक पहल का उद्देश्य भारत भाव को सबल करना है। प्रयाग, मथुरा और काशी की केंद्रीयता में बन रहा भारत भाव इस देश का सांस्कृतिक आख्यान रहा है। उसी सांस्कृतिक आख्यान की परंपरा में आज का यह व्याख्यान आयोजित है। व्याख्यान का विषय है पूर्वोत्तर भारत का भक्ति आंदोलन एवं ब्रज संस्कृति। इस पूरे विषय में 2 शब्द मुझे थोड़े से जचे नहीं, या थोड़ा उन पर बातचीत की जा सकती है, ऐसा मैंने सोचा। पूर्वोत्तर शब्द और आंदोलन शब्द सही सही अर्थ नहीं देते। जिन 8 राज्यों को यानी आशुतोष असम, जी, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, 7 बहनें और 1 भाई। 1 भाई सिक्किम है, बाकी 7 बहनें हैं। 7 बहनों का दुलारा भाई है सिक्किम। इन राज्यों में मेघालय मूलतः गारो खासी और जयंतिया हिल्स है। मिजोरम लुसाई हिल्स है। ये दोनों असम से बटकर बने हैं। वर्तमान अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र छोटी छोटी जनजातियों का समूह रहा प्राचीन काल में। कालांतर में 13वीं शताब्दी के आसपास असम में अहोम सत्ता के उदय के पश्चात यह अहोम राज्य के अंतर्गत आ गया। आपको पता है कि सन 1826 में ब्रिटिश बर्मा युद्ध के उपरांत यांडबू की संधि हुई और इस संधि के जरिए अंग्रेजों ने अहोम राजाओं से वर्तमान अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र हासिल किया। सन 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद भारत सरकार ने इसे सामरिक और सांस्कृतिक महत्व का विषय समझते हुए इसे नेफा बनाया, यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और बड़ा रोचक है यह जानना कि इस नेफा क्षेत्र के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक ईसाई धर्म प्रचारक थे, हैरी वेरियर एल्विन। एल्विन को अपना एडवाइजर बनाया, यानी सलाहकार बनाया। एल्विन की एक पुस्तक है द फिलॉसफी ऑफ नेफा,
इसे पढ़ना चाहिए। आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? पूर्वोत्तर को समझना है तो इसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बिजाबिज उनके समक्ष स्वतंत्रोत्तर भारत की स्थितियों को भी समझना पड़ेगा। आपको ध्यान है कि सन 1962 में चीन का आक्रमण हुआ, नेफा क्षेत्र की सामरिक महत्ता स्पष्ट हो चुकी थी और उसी कारण 21 फरवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश को एक नया नाम मिला, अरुणाचल प्रदेश, और इसे केंद्र शासित प्रदेश की मान्यता दी गई और सन 1987 में अरुणाचल प्रदेश एक नया राज्य बना, भारत का 24वां राज्य था। यानी असम, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश एक साझा इतिहास तत्व निर्मित करते हैं। इस इतिहास तत्व के पाठ के अपने रस विरस हैं, अपने किंतु परंतु हैं। एक पक्ष यह है, दूसरा भारत का पक्ष है, यानी भारत के सांस्कृतिक सातत्यता के साथ यहां के इतिहास में जो चीजें हुई वो पक्ष है। आपको पता है 712 ईस्वी में अरब के अल सफीक कबीले का एक बर्बर सदस्य था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के हिंदू राजा दाहिर पर आक्रमण किया। दाहिर पर आक्रमण से लेकर 1757 के पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार और फिर 22-23 अक्टूबर को 1764 में बक्सर के पास चौसा में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शाह आलम की संयुक्त सेना को ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो की सेना ने पराजित कर दिया। यानी 1052 वर्ष, 1052 वर्ष का समय इस देश में एक सेमेटिक सामी पांथिक राज्य का समय रहा है। और इस पूरे 1052 वर्ष में आपको ज्ञान, अभिनय, लीला, कला और भक्ति के दमन का भावबोध मिलेगा। 1757 में पलासी के युद्ध और फिर बक्सर के युद्ध के बाद यह तय हो गया था कि अंग्रेजों के वाले लोग अब नहीं रहे। आपको जानकारी है कि 1772 में कलकत्ता को ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया। भारत के इन 8 राज्यों का, जिन्हें आप पूर्वोत्तर, हम सभी पूर्वोत्तर कहते हैं, अगर आप देखें तो यह ईशान कोण पर पड़ता है। भारत का यह ईशान क्षेत्र कलकत्ता से उत्तर पूर्व में पड़ता था। अंग्रेज साहब बहादुर ने, चूंकि अंग्रेज साहब बहादुर 1772 में कलकत्ता में बैठ चुका था, तो वो इस पूरे क्षेत्र को उत्तर पूर्व कहना शुरू किया, यानी नॉर्थ ईस्ट। वह उसकी कुर्सी से नॉर्थ ईस्ट है। मित्रों, जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो यह संकेत कर रहा हूं 1947 में साहब बहादुर देश छोड़कर चला गया। 1911 में देश की राजधानी दिल्ली बनी। देश के मानचित्र को देखें तो यह पूरब है, किंतु जैसे इतिहास, गणतंत्र और कार्यपालिका को देखने की दृष्टि अंग्रेजों की रही, भूगोल को भी देखने की दृष्टि अंग्रेजों की ही रही है। हमारे चिंतन में, हमारी शब्दावली में और हमारे व्याकरण में पूरब पूर्वोत्तर ही बना रहा। दूसरा शब्द आंदोलन है इस विषय का, आज का जो विषय है। देखिए, भक्ति आंदोलन नहीं है, भक्ति चेतना है। आंदोलन शब्द का एक विभाजनकारी और मार्क्सवादी संदर्भ है। अगर वल्लभाचार्य के शब्दों को मैं उधार लूं तो भक्ति
म्लेच्छाक्रांतेषु देशेषु का भारतीय प्रतिपक्ष है। भारतीय शौर्य निर्माण की प्रक्रिया है भक्ति की चेतना। इस चेतना का प्रयोजन जागृति है। प्रोफेसर साहब ने बहुत संदर्भ में बड़ा स्पष्ट किया, तुलसीदास जी का नाम लिया। तुलसीदास जी के शब्दों में इस शौर्य की मैं व्याख्या करूं, मैंने पत्रिका में उनके शब्द हैं, अबला नसानी अबना नसैहो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई। सामान्य मान्यता के अनुसार संवत 15वीं सदी के उत्तरार्ध में माने जाने वाली, शुरुआत माने जाने वाली यह परंपरा मानवीय गरिमा का पाठ है। यहां दो वृत्तियां आपको स्पष्टता दिखेंगी। पहला अहम मुक्त लोक सेवा और दूसरा परम तत्व के प्रति आकर्षण। परोपकार और भक्ति इस चेतना की केंद्रीय भावभूमि है। जब मैं कह रहा हूं कि परोपकार और भक्ति, तो आपको पूर्वोत्तर की भक्ति चेतना का केंद्रीय मूल्यबोध प्रस्तावित कर रहा हूं। यह मूल्यबोध है एक अखिल भारतीय वैचारिक स्वातंत्र्य बोध का जन्म। अगर आप देखें तो पूरी की पूरी भक्ति चेतना एक जागतिकता के धरातल पर, ठोस धरातल पर खड़ी हुई एक ऐसा संस्कार का बोध है जो भारतीय अध्यात्म और भारतीय सांस्कृतिक बोध का प्रामाणिक मानवीय पाठ प्रस्तुत करता है। आपको अगर प्राग ज्योतिषपुर, जो कि असम का यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र का सांस्कृतिक नामकरण का संदर्भ है, अगर आप उसको देखें तो श्रीमंत शंकर देव जी, महापुरुष माधव देव जी, बदलापद माता जी, रामचरण ठाकुर जी, भूषण द्विज जी, दैत्यारी ठाकुर जी, श्रीराम माता जी, रामानंद द्विज जी, और मणिपुर में कृष्णाचार्य और शांति दास गोसाई की वैचारिकी, यह कुल वैचारिकी दो तथ्यों का बोध कराती है। एक, भारत भूमि के साथ उनका संबंध, और दूसरा सातत्यता का बोध। होता क्या है, हम जिसको ज्ञान की मुख्य धारा कहते हैं ना, जो इस देश में विश्वविद्यालयों की धारा रही है, वहां पूर्वोत्तर का विवेचन एक तिलस्म की तरह उभरा है। 7 बहनों और 1 भाई का यह राज्य और इसके सांस्कृतिक प्रतीक साहित्यिक और वैचारिकी की दुनिया से लगभग बाहर रहे हैं। ये पूरा का पूरा तंत्र और यहाँ की सातत्यता का बोध विश्वविद्यालयों के ज्ञान से बाहर रहा, समाज के ज्ञान से बाहर नहीं रहा है। इसकी व्याख्या मैं आगे करूंगा, पर विश्वविद्यालय विश्व नहीं है। इन 8 राज्यों की सांस्कृतिक राग की अगर व्याख्या करें तो भारत भाव के साथ इनके अविच्छिन्न सूत्र जुड़ते हैं। वे अविच्छिन्न सूत्र क्या हैं? साधु संतों की परंपरा, भक्तों की परंपरा, मंदिर मठों की परंपरा, परिव्राजकों की परंपरा, सन्यासियों की परंपरा, सत्र और सत्राधिकारों की परंपरा इस देश को भारत बनाती है। इसी परंपरा की भावभूमि है विष्णु पुराण का वह श्लोक जिसे हम सभी जानते हैं, उत्तरं यस् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षं तद भारतम नाम भारती यत्र संस्थिति। कथा तत्व की इस भारतीय वैचारिकता का एक सूत्र
आपको भागवत में मिलेगा। मुझे भागवत का एक प्रसंग याद आ रहा है। भागवत के प्रथम स्कंद की शुरुआत में भागवत महात्म्य है। इसमें नारद भक्ति संवाद है। नारद भक्ति से पूछते हैं, कश्चित् त्वम, आप कौन हैं? भक्ति का उत्तर है, अहम भक्तिर रतिर्ख्याता इबा में तन्यामतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जर। मैं भक्ति हूं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य इनके नाम हैं, ये समय के प्रभाव से क्षीण हो गए। नारद भक्ति संवाद और इसका यह सूत्र और इसका संदर्भ वृंदावन का है। वृंदावन कृष्ण का घर है, यहीं मैं रुकता हूं। भक्त कृष्ण के घर में उदास है, पर हजारों किलोमीटर दूर अगर आप कभी माजुली जाएं, प्रागज्योतिषपुर जाएं, तो प्रागज्योतिषपुर में भक्ति को खुश देखकर आपको उसके स्वर्णिम होने का एहसास मिलेगा। यह खुशी आपको वहां नामघरों में मिलेगी, वहां के सत्रों और सत्राधिकारों के यहां मिलेगी। आप अगर असम कभी गए हो तो वहां के नाम घरों में भागवत का वाचन होता है, वहां के सत्रों में भावना होती है। भावना भागवत की कथा है। इस सातत्यता को हम कैसे पढ़ें? यह सातत्यता एक सभ्यता बोध है। इस सभ्यता बोध को जिन तत्वों ने संभव किया है वे भक्त हैं, कवि हैं, संत हैं, मठ और सत्र हैं, मंदिर और नामघर हैं। अगर आप संवाद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूर्व वैष्णव काल में से ही प्रागज्योतिषपुर में एक नाट्य विधा चलती है जिसे ओजा पाली कहा जाता है। ओजा पाली एक नाट्य विधा है जिसमें ओजा मुख्य संवाद को बोलने वाले को कहते हैं। ओजा अपनी पूरी की पूरी संवाद को संस्कृत में प्रस्तुत करते हैं। मैं जब ऐसा कह रहा हूं तो आपको संकेत करते हुए चल रहा हूं कि भक्ति को इन्हीं के उत्तराधिकार के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। आप सिद्धों को जानते हैं, क्योंकि मेरी रोजी रोटी हिंदी से चलती है तो कई बार हिंदी का उल्लेख आ जाता है। शुक्ल जी का नाम आपने सभी सुना है। शुक्ल जी ने एक उल्लेख किया है अपनी पुस्तक में। पुस्तक काशी नागरी प्रचारणी सभा से छपी है। शुक्ल जी लिखते हैं कि ये बिहार से लेकर असम तक फैले हुए थे और सिद्ध कहलाते थे। मैं आपको इस बात का उल्लेख इसलिए प्रस्तावित कर रहा हूं कि इन्हीं सिद्धों की भाषा में हिंदी का आरंभिक रूप देखने को मिलता है। स्वयं गुलेरी जी को आप जानते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उन्होंने अपनी पुस्तक पुरानी हिंदी में और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में इस बात की स्वीकृति दी है कि पुरानी हिंदी का विस्तार असम तक था। राहुल जी को जानते हैं आप, राहुल सांकृत्यायन, उनकी एक पुस्तक है हिंदी काव्यधारा। यह पुस्तक किताब महल प्रयागराज से पहली बार 1945 में छपी थी। इस पुस्तक में लुइपा और कड़पा को राहुल जी असम का बताते हैं। मेरा उद्देश्य उन संतों, भक्तों और आचार्यों की पृष्ठभूमि से आपको अवगत कराना है जिन्होंने आसेतु हिमालय इस देश के भावबोध को संप्रेषित किया। और यह संप्रेषण अपने पूरे चरित्र में सामासिक है, सर्वग्राही है और बहुलवादी है। इसी अर्थ में भक्ति इस देश की चेतना का प्रतिनिधि तत्व है।
यह प्रतिनिधित्व उसे हिंदू दाय में मिला है। भक्ति की पूरी चेतना का प्रतिनिधित्व हिंदू दाय का प्रतिनिधित्व है। हमारे साहित्य, हमारी कलाएं इसे हिंदू धर्म बोध से निर्देशित हैं। आपको जानकारी है कि हमारे पूरे चिंतन में एक धारा नाथपंथियों की रही है। बाबा मच्छिंद्र नाथ और बाबा गोरखनाथ ने कामाख्या पीठ पर साबरमती की दीक्षा ली थी। कामाख्या पीठ कहाँ है? कामाख्या पीठ गुवाहाटी में है। गोरखनाथ जी समझ रहे हैं ना, योगी आदित्यनाथ जी के कुलगुरु। यह संदर्भ में भक्ति के मन को बताने के लिए कह रहा हूं, और यह सर्वमान्य तथ्य है कि लगभग 1350 से लेकर 1650 तक का यह कालखंड, जिसे गंगा के मैदान में और विश्वविद्यालयों के चिंतन में सगुण, निर्गुण, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, सूफी संत जैसे विभाजनों में पढ़ा गया, वह प्राग ज्योतिषपुर में यानी ईशान क्षेत्र में यानी उत्तर पूर्व में इस संदर्भ में नहीं पढ़ा जा सकता। सबसे पहले तो यह जानना रोचक है कि इस कालखंड में जितने भी भक्त कवि सक्रिय हैं, चाहे वो शंकर देव जी हों, माधव देव जी हों, राम सरस्वती हों, सार्वभौम भट्टाचार्य हों, कंसारी कायस्थ हों, श्री राम माता हों, या मणिपुर के कृष्णाचार्य शांतिदास गोसाई हों, उन सभी के चिंतन में भारत शब्द आता है। स्थानीयता की बात कहीं नहीं है, मणिपुर और असम की बात नहीं है, धन्य धन्य भारतवर्ष की बात है। और यह तमाम भक्त रचनाकार सगुण, निर्गुण, राम भक्त, सूफी भक्त, कृष्ण भक्त के विभाजन में नहीं बांधे जा सकते हैं। इन सभी की इच्छा, यह बड़ा रोचक है कि 1350 से लेकर 1650 तक के लगभग 300 वर्षों के कालखंड में आपको अखिल भारतीय स्तर पर यह तथ्य देखने को मिलेगा कि किस भारत के किसी भी भाव में सक्रिय भक्त कवि की चरम इच्छा ब्रजभूमि से जुड़ने की रही है। वर्तमान असम में भक्ति चेतना का प्रसार करने वाले माधव कंदली जी के शिष्य श्रीमंत शंकर देव जी ब्रज क्षेत्र आए। श्रीमंत शंकर देव जी, माधव देव जी और उनकी पूरी शिष्य परंपरा जिस भाषा में भागवत की कथा को प्राग ज्योतिषपुर को सुनाते हैं, वह भाषा ब्रजावली है, ब्रजबुली है। उसका संस्कार, उस भाषा का संस्कार ब्रजभाषा की शब्दावली से निर्मित संस्कार है। मणिपुर का गोविंद मंदिर, विष्णुपुर का, मणिपुर में एक जगह है विष्णुपुर, विष्णुपुर का विष्णु मंदिर, इसके प्रमाण है। आपको एक रोचक बात बताऊं, मणिपुर के लगभग हर गांव में एक ठाकुर घाट होता है, यानी भगवान की स्नान का स्थल। वहां जीवन का बोध है। शांतिदास गोसाई और चैतन्य गौड़ीय समाज का अप्रतिम योगदान इस जीवन बोध को जगाने में है। आज भी अगर मणिपुर में किसी का देहांत हो जाए तो लोग कहते हैं कि वे वृंदावनवासी हो गए। आप लोग वृंदावन की गोस्वामी परंपरा से परिचित होंगे। अगर आप गोस्वामी परंपरा के सर्वोज्वल और जीवंत रूपों से संवाद करना चाहते हैं, जीवंत कह रहा हूं, तो वर्तमान असम की सत्र परंपरा, सत्र को आप मठ जैसी एक जगह मान से मठ जैसा ही केंद्र मानिए, पर वह धर्मदंड है। असम की सत्र परंपरा मणिपुर के चैतन्य गौड़ीय परंपरा से आपको संवाद करना चाहिए। आपको पता है 6 गोस्वामी हुए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी,
गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, ये छह गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। चैतन्य महाप्रभु ने 16वीं शताब्दी में वृंदावन की यात्रा के उपरांत इन छह गोस्वामियों को पूरे देश में भक्ति चेतना के प्रसार हेतु भेजा। पूर्वोत्तर, खासकर असम और मणिपुर का जीवन इस चेतना के प्रसार का उज्जवल पक्ष है। एक बात बताऊं आपको, इन षड गोस्वामियों ने, यानी इन छह गोस्वामियों ने वृंदावन में प्रसिद्ध देवालयों का निर्माण कराया। वृंदावन में भी गोविंद देव जी का मंदिर बना और मणिपुर के इम्फाल में भी गोविंद मंदिर बना। मणिपुर के एक राजा अपने जीवन के अंतिम समय तक ब्रह्मकुंड में रहे। ब्रह्मकुंड वृंदावन में है, आप जानते हैं। और ब्रह्मकुंड, वृंदावन का ब्रह्मकुंड मणिपुर के जीवन में एक तीर्थ स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है। आशय यह है कि भारत का यह ईशान क्षेत्र भक्ति चेतना की सातत्यता में अपने को व्याख्यायित करता है। भागवत, कृष्ण, लीला, रास, ब्रजबुली, भावना, अंकिया और सत्रिया इस सातत्यता के पाठ हैं। आप कहेंगे अंकिया क्या है? अंकिया एक अंकों का नाटक है जो वहां भागवत की कथा पर आधारित है। सत्रिया नृत्य है। तमाम सत्रों में जो नृत्य सिखाने के जो मुखौटा बनाने के सत्र हैं, वहां सत्रिया नृत्य, और पूरे असम में सत्रिया नृत्य की परंपरा है। उसी तरह से भावना एक नाट्य कला है। मेरे कई विद्यार्थी उस पर काम भी कर रहे हैं। यह नाट्य कला इस तथ्य को व्याख्यायित करती है कि पूर्वोत्तर भारत में, प्राग ज्योतिषपुर में भक्ति चेतना प्रदर्शनकारी कलाओं के माध्यम से जनता तक संप्रेषित हुई। और यही कारण है कि वहां भक्ति जीवन का मूल्यबोध है। पूरे असम में ऐसे कई परिवार आपको मिल जाएंगे जो पिछले 500 वर्षों तक से हर अपनी पीढ़ी के में हर एक सदस्य को अवश्य सत्रों में समर्पित करते हैं। आवश्यकता है इस पाठ के साथ संवाद करने की। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्वातंत्रोत्तर भारत के सत्ता संस्थानों ने, कुलपतियों ने, विश्वविद्यालयों ने और तथाकथित विद्वानों ने कतिपय अपवादों को छोड़ दे तो पूर्वोत्तर के चेतना के साथ एक कुपाठ ही किया है। और यह कुपाठ आज भी रंग बदल कर जारी है। सनातन का भरोसा है सातत्यता बनी रहे, कृष्ण बने रहेंगे, सत्राधिकार बने रहेंगे, भक्ति की चेतना प्रवाहमान रहेगी। यह हिंदू भरोसा है। मुझे पुनः तुलसीदास जी याद आ रहे हैं। गोस्वामी जी का की विनय पत्रिका का एक संदर्भ याद आ रहा है। कबहू कहूं यही रह नहीं रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत सुभाव गहोगे, जथा लाभ संतोष सदा काहू से कुछ न चाहोगे, परहित निरत निरंतर मनक्रम वचन नेम निभाओगे। यह संतोष हिंदू संतोष है। यह संतोष परहित निरंतर निरत मन वचन कर्म का समन्वय है। यही समन्वय इस देश को भारत बनाता है। इस देश में एक सातत्यता को जन्म देता है। मैं एक बात बताऊं, इस देश को भारत भक्ति ने बनाया है। इस देश को भारत सत्रों और सत्राधिकार ने बनाया है। इस देश को भारत रास और रास लीला ने बनाया है। और मैं कई बार कहता हूं
कि भक्ति माजुली से मथुरा तक, रास माजुली से मथुरा आया या मथुरा से माजुली गया, इस पर विचार होना चाहिए। मैं आप सबों का बहुत बहुत आभारी हूं। आपने मुझे सुना। पूर्वोत्तर के साथ, पूर्वोत्तर के विषय पर संवाद करना और ब्रज से जुड़ना, ब्रज लीला है, लीला ईश्वरत्व है, ईश्वरत्व भक्ति है, भक्ति चेतना है, चेतना भारत है, भारत को प्रणाम है, आप सबों को प्रणाम है। नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर, इस वैदुष्यपूर्ण मीमांसा के लिए, पाठ्य के लिए, विवेचना के लिए। मेरे पास शब्द सामर्थ्य नहीं है कि आपका आभार व्यक्त करूं। क्या हिंदुत्व है, क्या भक्ति है, क्या चेतना है, क्या उसकी भाव संज्ञा है, क्या भक्ति है, क्या उसकी रासलीला है, क्या उसका रास है, उसका संपूर्ण स्पंदन समवेत रूप से आपने किया है। किस प्रकार ब्रज से पूर्वोत्तर का समीकरण प्रतिस्थापित होता है, किस प्रकार भक्ति से भारत की चेतना आती है, किस प्रकार यह सनातन अपनी निरंतरता को धारण करता है और किस तरह वह भारत बनता है। भारत और भारतीयता का संरक्षण का सूत्र वाक्य मंत्रवत आपने दिया है। अब चूंकि आशुतोष जी की एक संरचना थी, नहीं तो हमारे लोक पहल की मान्य परंपरा है कि यह जो वैदुष्य है यह अनवरत प्रवाहित होता रहे, लेकिन अपने बहुत प्रिय अनुज हैं, उनका अपना एक नई ऊर्जा है, ओजस्विता है और वो प्रणम्य है। आप सृजन के शिल्पी हैं श्रीमान आशुतोष सिंह तोमर जी, और मैं बहुत उनके सारी बातों को सहजता से स्वीकार करता हूं। अब हमारे बीच संभवतः देवेंद्र दीवान जी ने तो एक दूसरी परिधि निर्धारित कर दी है। इसी प्रकार मानवेंद्र भारत जी हम लोगों के बीच नहीं, संभवतः हमारे पैनल में नहीं आ पाए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ, अब हमारे साथ दो बड़े महनीय साथी हैं, मानवेंद्र भारत जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपना एक संक्षिप्त वक्तव्य हम सबके सम्मुख प्रस्तुत करें। माननीय मानवेंद्र भारत जी। माननीय मानवेंद्र भारत जी हमें सुन रहे हैं? माननीय मानवेंद्र जी, भाई साहब सुन रहे हैं? अब मैं यद्यपि कि उन्होंने अपनी अनिच्छा व्यक्त की है, लेकिन फिर भी मैं अनुरोध करूंगा माननीय देवेंद्र दीवान जी से कि वो अपना एक संक्षिप्त वक्तव्य पाठ्य हम सबके प्रस्तुत करें। माननीय देवेंद्र जी। नमस्कार सभी सम्मानित मंच। डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, स्पष्ट है आवाज। अधिक कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि डॉक्टर प्रोफेसर चंदन चौबे जी ने शायद कुछ भी ऐसा शेष नहीं छोड़ा, और मैं तो बहुत अपने आप को बड़ा तुच्छ समझता हूं उनके सामने। का एक कहते ना, जीवन के बहुत से अध्याय में से एक अध्याय ये भी है कि मैंने डॉक्टर साहब के अपने चंदन में मैंने काम किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और मैं उनको हमेशा सदैव उनकी बड़ी कहना चाहिए दिल से उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। और मैंने उनका हमेशा जो है धीर, गंभीर और बहुत मृदुल, मेरे को याद नहीं कि मैंने उनको कभी किसी समय गुस्से में देखा होगा, कभी मुझे नहीं लगता कि कभी। तो उन्होंने जो आज का विषय रखा है, और मुझे आज एक मेरे अपने ही ज्ञान में काफी मैंने वृद्धि पाई है, क्योंकि आज हम हमेशा 7 बहनें सुनते थे और आज एक 8वां भाई सिक्किम, ऐसा मुझे पता चला, जो मेरे लिए नई बात है। तो संघ जो है, आप 1925 से अनवरत 2025 में 100 वर्ष हो जाएंगे।
मुझे लगता है संघ भी एक हमारी सांस्कृतिक और एक सामाजिक संस्था है जो भी उनके इसी पुनीत कार्य को आगे बढ़ा रही है। तो मेरी शुभकामनाएं पहल को डॉक्टर त्रिपाठी और डॉक्टर छोटा भाई जो है आशुतोष तोमर, इन सबको मेरी तरफ से बहुत दिल से शुभकामनाएं हैं। और प्रोफेसर चंदन कुमार चौबे जी के दोबारा से मैं उनको अभिनंदन करता हूं। उन्होंने आज जो हमारा ज्ञानवर्धन किया है उसके लिए मैं सदैव उनका आभारी रहूंगा। और सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी भाई साहब। आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने सर की कुछ आलेख तो जरूर पढ़े हैं। मैं राजनीति का विद्यार्थी हूँ और राजनीति का प्रोफेसर हूँ, तो मुझे साहित्य में कोई हस्तक्षेप का ऐसे ही कोई अधिकार नहीं है, लेकिन सर को पढ़ा है। और चूंकि हम भारतीय हैं तो साहित्य से दूर नहीं हो सकते, और राजनीति के धूप में साहित्य की छांव के अतिरिक्त तो कोई विकल्प भी नहीं होता। और सर को आज सुनना एक सुंदर कविता पढ़ने जैसा था, जो चेतना पर छाए हजारों अनगिनत धुंध को मिटा देता था। अब मैं कैसे आपके उस वैदुष्य को विश्लेषित करूं, ये मेरी सामर्थ्य के परे का विषय है। लेकिन हम लोगों के बीच बड़े एक तरुण हैं, तेजस्वी हैं, और जिनका भविष्य बहुत अनोखा और अलौकिक है। मैं ऐसे ही ठाकुर अनुराग सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि अपना संक्षिप्त वक्तव्य प्रस्तुत करें। डॉक्टर अनुराग जी। नमस्कार सभी सम्मानित मंच। ये मेरे जैसे युवाओं के लिए एक सौभाग्य की बात है कि आज हमें सौभाग्य मिला प्रोफेसर चंदन कुमार जी को सुनने का। और मुझे भी ऐसा लगता था कि जब हम भक्ति की बात करते थे तो भक्ति एक सीमित क्षेत्र तक मेरे नजरों में रह जाता था। ऐसा लगता था कि ये सिर्फ एक क्षेत्र तक ही सीमित है। बट जैसा कि चंदन कुमार जी ने बताया कि लगभग 1052 वर्ष तक जिस देश का दमन हुआ हो और उस देश की संस्कृति को कैसे कुचला गया, इसको बड़ी ही सहजता से और बहुत अच्छे तरीके से हम सबके सामने रखा कि किस परिस्थितियों से हम निकल के आए और हमने पीछे क्या क्या झेला। वो हम सब ने अभी प्रोफेसर चंदन कुमार जी के माध्यम से सुना। और अभी देवेंद्र जी भी बता रहे थे कि मुझे भी सिर्फ 7 बहनों के बारे में पता था, एक भाई के बारे में नहीं पता, जो कि आज मुझे भी इस बात का पता चला। और जब हम चाहे हम बात करें कलकत्ता देश की राजधानी बनने की कहानी, या जब दिल्ली 1911 में देश की राजधानी बनी, ये भी हमने प्रोफेसर चंदन कुमार जी के माध्यम से हमें पता चला। और प्रोफेसर चंदन कुमार जी ने ईशान कोण की बात करी। तो वास्तव में जब हम बात करते हैं तो हमारे भगवान जो हमारे होते स्थापित होते हैं, तो इससे पता चलता है कि पूर्वोत्तर राज्यों का हमारे पश्चिम हो चाहे वो दक्षिण हो, किसी तरफ भी जो भी दिशा है उससे कैसा लगाव है, कैसी आत्मीयता है। और भाई साहब ने एक बात कही कि भक्ति आंदोलन नहीं चेतना है। तो ये वाकई में मैं भी इस बात को मानता हूं कि भक्ति कभी आंदोलन नहीं हो सकती, क्योंकि जब हमारी चेतना में भक्ति होगी तो वो आंदोलन से कहीं ज्यादा बढ़ के वो अपना स्थान ले लेती है। भाई साहब ने एक बात और कही कि जो पूर्वोत्तर राज्य कैसे विश्वविद्यालयों के ज्ञान से दूर रहे, विश्वविद्यालय पूर्वोत्तर राज्यों को समझ नहीं सके, और उसका प्रभाव यह हुआ कि देश इतने वर्षों तक, आज हम सब लोगों के मन में एक भावना ऐसी आती है कि हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि अच्छा पूर्वोत्तर राज्य तो यार दूसरा देश हो गया, हम कभी भी उनसे आत्मीयता के साथ जुड़ नहीं पाते थे। तो ये कहीं ना कहीं देश में बैठी सत्ता की ताकतें थी, उन्होंने
अलग अलग तरीके से इस देश को तोड़ने का काम किया। और भाई साहब ने एक बात और कही कि जो माजुली से मथुरा का जो कनेक्शन है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। भाई साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जब हम एक ठाकुर घाट की बात करिए भाई साहब ने, ये हम सब के लिए बहुत नई चीज है। मतलब हम लोग ये कल्पना भी नहीं कर सकते, खासकर मेरे जैसा युवा आज से पहले ऐसा लगता था कि ऐसी चीजें ठीक है, मंदिर होंगे, बट इतनी गहराई के साथ कनेक्शन है, ये अपने आप में बहुत आश्चर्य का भाव है मेरे मन में। और भाई साहब ने एक चीज और बात करी अंकिया की, कि अंकों का नाटक, भावना एक नाट्य कला है, इसके बारे में भाई साहब ने बताया। और एक और बहुत अच्छी चीज मैं नोट कर रहा था, ये सारी चीजें, कि गोविंद देव जी का मंदिर जो कि वृंदावन में भी है और पूर्वोत्तर राज्यों में भी है, जो अपने आप में बहुत बड़ा एक और जो हमने एक और अच्छी चीज देखी, ये लोक पहल जो व्याख्यान माला चलती है और ये अक्सर योगी आदित्यनाथ जी इस चीज को सुनते भी हैं, तो जो उनके गुरु जी थे उनका कनेक्शन भी कैसे असम से था गोरखनाथ जी का, ये भी अपने आप में एक अच्छी हमारे लिए ज्ञान की बातें जो आज पता चली हमें। और मैं पूरा अगर इस मतलब इसका अगर मैं समीक्षा या कुछ भी करने लायक हूं नहीं, बट पूरा जो वक्तव्य सुना ये अपने आप में बहुत ही, इसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये अपने आप में, चाहे वो पूर्वोत्तर राज्यों का इतिहास रहा हो, चाहे वो भक्ति से कनेक्शन हो, चाहे वो भारत की बात हो। और भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि हिंदुओं का भरोसा टूटेगा नहीं। जब हम देखते हैं कि 1000 वर्षों तक हिंदुस्तान को तोड़ा गया, हिंदुस्तान को मरोड़ा गया, और चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो युद्ध के माध्यम से हो, और जब हम अंग्रेजों के दौर में आते हैं तो मैकाले को अक्सर हम सुनते हैं कि मैकाले ने कहा कि इस हिंदुस्तान को हम तोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये हिंदुस्तान सांस्कृतिक रूप से इतना जुड़ा हुआ है कि इसको तोड़ने की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर कोई जम्मू कश्मीर में भी जय श्री राम बोलता है तो वो असम में भी जय श्री राम बोला जाता है। इतनी हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इतना मजबूत है, लेकिन उन्होंने हमारी संस्कृति को तोड़ने का ऐसा काम किया कि आज अगर हम देखेंगे तो हम अपने बच्चों को किस दिशा में ले जा रहे हैं, ये हमारे लिए खुद के लिए भी बड़ा सोचने का विषय है। और बहुत सारी चीजें भाई साहब ने बताई जो कि हम मेरे जैसे युवाओं के लिए एक ज्ञान का, आप कह सकते हैं प्रोफेसर चंदन कुमार जी हम सबके लिए ज्ञान का भंडार है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि प्रोफेसर चंदन कुमार जी को सुना। और हम अगर हम देखेंगे आज तो फिर पुनः मोदी सरकार, देश का कोई भी कोना हो, हर जगह हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए हर वो प्रयास कर रही है, चाहे वो काशी हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो केदारनाथ हो, किसी भी धार्मिक तीर्थ स्थल हो, हर जगह वो हिंदू धर्म को मजबूत करने का काम कर रही है। और आज ही मैंने सुधांशु त्रिवेदी जी का एक वक्तव्य सुना, उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में जितने भी धर्म है, सारे धर्मों का मुख्य बिंदु सिर्फ पुरुष है, और हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जहां पे पुरुष और महिला अर्धनारीश्वर के रूप में हम देखते हैं अपने भगवानों को, ऐसा किसी भी धर्म में नहीं देखा गया। और मैं ज्यादा कुछ ना बोलता हुआ प्रोफेसर चंदन कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनका हमें उद्बोधन प्राप्त हुआ, और इस पूरे मंच का धन्यवाद करता हूं कि मुझे मौका मिला आप सब लोगों से जुड़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार चंदन जी। डॉक्टर ठाकुर अनुराग सिंह जी, आपने बड़ी विनम्रता पूर्वक, सहजता से प्रतीकों में बहुत बड़ी बातें कही हैं कि किस प्रकार कश्मीर से कन्याकुमारी
और कक्ष से कामरूप तक यह जो चैतन्य है, यह किस प्रकार भारतीयता का निर्माण करता है, किस तरह वह स्वरूप और आकार ग्रहण करता है, घात प्रतिघात झेलते हुए भी आज वह खड़ा है। जब तलवारों की खनखनाहट थी और झनक थी, उसके मध्य भी मंदिरों में खड़ी हुई मूर्तियां इस भारत की रक्षा करती रही हैं। अनेकानेक रूपों में प्रोफेसर चंदन सर ने बहुत ही महनीय उद्घोषणा की है अपने वक्तव्य में। वो मैं सुन रहा था तो लग रहा था कि मैं कुबेर नाथ राय का कोई ललित निबंध, वो भी पूर्वोत्तर भारत में पढ़ाए थे, बाद में गाजीपुर आ गए उत्तर प्रदेश में, तो वैसा लग रहा था कि मैं प्रिया नीलकंठी या मृकमलाड पढ़ रहा हूँ। ऐसी अनुभूति हो रही थी। संवेदना और उसकी जो चेतना की पकड़ थी वो अद्भुत थी, और दोनों के बीच शब्दों का जो लालित्य था, जो समन्वय था, उसकी जो मीमांसा थी, उसकी जो तर्क शक्ति थी, उसकी जो संप्रेषणीयता थी और उसकी तीक्ष्णता थी, अद्वितीय थी। मैं निशब्द हूं। अब मैं जैसा कि हमको एक मेरे प्रिय भाई आशुतोष ने थोड़ा संकेत किया था, मैं आज हम लोगों के साथ एक मातृशक्ति भी है, और मातृशक्ति के रूप में हम लोगों के बीच उपस्थित हैं डॉक्टर संगीता शर्मा, जो पेशे से चिकित्सक हैं, ब्रज प्रांत की नेत्री हैं और शहर्स वेलफेयर सोसाइटी की संस्थापक अध्यक्षा भी हैं। तो मैं आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि आप हम लोगों के बीच एक संक्षिप्त वक्तव्य प्रस्तुत करें। डॉक्टर संगीता शर्मा जी। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं अखिलेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आशुतोष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मुझे इस मंच पे बोलने का मुझे मौका मिला। उसके बाद में माननीय हमारे आदरणीय चंदन कुमार जी, जिनका उद्बोधन मैंने सुना, जो इतना ज़्यादा प्रभावित था, जो चीज़ें हमें नहीं पता थी वो बहुत विस्तार से, बहुत विधि पूर्वक हमें पता चली कि जिन बातों का हमें पता ही नहीं था। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपके माध्यम से हमें इतना उचित ज्ञान हम तक पहुँचा। अब आगे जो बात है ब्रज संस्कृति की, तो ब्रज संस्कृति के बारे में मैं क्या कहूँ, सब कुछ कह ही चुके हैं, मैं इतना क्या कह सकती हूँ। तो अगर ब्रज संस्कृति के बारे में कहूँ तो अगर ये कहें किसी संस्कृति की जगह का जो मूलाधार होता है वही सर्वप्रथम होता है। तो हमारे ब्रज का जो मूलाधार है वो है माता यमुना, क्योंकि यमुना माँ कृष्ण से पहले से चली आ रही है। इस तरह से हम लोग मानते हैं कृष्ण भूमि है, कृष्ण वहां पर रहे हैं, कृष्ण की वजह से हमारे ब्रज का नाम जाना जाता है। तो सर्वप्रथम मैं मतलब जो मेरा मानना है कि यमुना माता है, उनके पहले से चली आ रही है कृष्ण। तत्पश्चात उसके अलावा जो हमारा एक भाव होता है, हम ब्रज वालों का मूल भाव होता है प्रेम, क्योंकि हमारी संस्कृति में प्रेम भाव सबसे ज्यादा होता है। जब कोई व्यक्ति, कोई स्त्री या पुरुष प्रेम में पड़ता है, जब उसमें प्रेम भाव उत्पन्न होता है तो उसके अंदर के सारे विकार, सारे दोष बदल जाते हैं। बहुत वो सॉफ्ट हो जाता है, उसका नेचर बहुत सॉफ्ट हो जाता है, उसकी हृदय बहुत पवित्र हो जाता है, उसकी आत्मा में बहुत शांति मिलती है। तो ये हमारी जो ब्रज की भूमि है, यह उसका एक बहुत क्या कहते हैं कि एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि हम लोग बहुत ज्यादा शांत और प्रेम स्वभाव, सरल स्वरूप के होते हैं। तो और अगर बात करें राजनीति की, तो ब्रजभूमि में भगवान कृष्ण के जरिए हमें राजनीति का भी ज्ञान मिला है। हमारे कृष्ण भगवान ने हमें गीता का जो उपदेश दिया है, जो हमारे लिए गीता का ज्ञान छोड़ा है, उस गीता के ज्ञान में सारे जितना भी राजनीतिक और जितना भी मन को समझाने वाली, मन को शांत करने वाली चीजें हैं, वो सब गीता में है। तो ज्यादा ना कहते हुए बहुत थोड़े से सरल शब्दों में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अगर हमारी ब्रजभूमि की बात की जाए तो हमारी ब्रजभूमि में बहुत पवित्रता है। राजनीतिक ज्ञान के लिए भी हमारे कृष्ण भगवान ने हमें गीता रूपी एक ग्रंथ दिया है, जिसको हम और बहुत बहुत महानुभाव हैं जो हमारे उसमें पढ़ते हैं। जब भी कभी कोई अशांत हुआ है,
जब कभी भी किसी को कोई ज्ञान का रास्ता नहीं मिला है तो उन्हें गीता पढ़ी है। तो इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी जितने भी महान माननीय जन हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 आत्मीय आभार। आपके सहज शब्दों में जो ब्रज का माधुर्य था, जो ब्रज का प्रेम है, उसकी सहज अभिव्यक्ति हुई है। आपने बड़े सरल में वही सहज शब्दों में अभिव्यक्ति की है। वो कृष्ण की धरती है, वो कृष्ण की रास की धरती है, और रास ही भारत है, रास ही प्रेम ही भारत है। जो ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और हम लोगों को तो न तो अवध का मैं हूँ, न तो वहाँ राम जैसा नायक, कृष्ण और सुर तुलसी जैसा गायक, और यह सौभाग्य ब्रज को है जहाँ सूर जैसा गायक है और कृष्ण जैसा नायक है। हम लोग तो भोजपुरी के हैं, न गायक है न नायक है, केवल बीच में अपनी मन स्थिति को, जिसमें गाय की भीरुता भी थी, शेर की सूरता भी थी, और जो राम को प्रणम्य, जिसे राम प्रणम्य है, जिसे कृष्ण प्रणम्य है, और गंगा की तलहटी में हम अपना जीवन यापन करते थे और भारत को बनाने का प्रयास करते थे। आज के महनीय वक्तव्य के लिए मैं निशब्द हूँ। जैसे गंगोत्री से गंगा प्रवाहित होते हुए जाकर के गंगा सागर में मिलती हैं और अनेक आयामों का स्पर्श करते हुए, जिसमें संस्कृति भी है, सभ्यता भी है, साहित्य भी है, चैतन्य के अनेकानेक द्वार हैं, और वहां से निकलता हुआ ये जो भारत है, जैसे भारत बनता है, और भांति में भारतम भात, विविधता में भारत है, जहाँ धर्म है, उसकी मौलिकता है, जो उसकी आत्मा है, वहां से, और उसकी साहित्य की जो संवेदना है, और साहित्य में ही जो हमारे धर्म का जो हमारा आध्यात्मिक पक्ष और हमारा धर्मत्व सुरक्षित है, जहाँ राम का रामत्व है, कृष्ण का उत्कर्ष है, कृष्ण का विवेक है, और शंकर का मानस है, जैसा डॉक्टर लोहिया कहा करते थे। इन सारी संवेदनाओं को एक साथ और भक्ति से भारत को जोड़ने की यह जो संरचना और जो ये सृजन का जो अद्भुत शिल्प आपने सर दिखाया है, वह अद्वितीय है, प्रणम्य है आपका वैदुष्य, और हम नतमस्तक हैं आपके। और ये शब्दों में नहीं, आत्मा से, ये भाव से, और भाव विह्वलता में नहीं, बड़ी सजगता से, बड़ी संवेदना से, बड़ी सचेष्टता से, क्योंकि मन तो नहीं भर रहा था कि आपका व्याख्यान समाप्त हो। यह हमें लगता था कि आख्यान असमाप्त हो, और मैंने कहा ही, और मैंने बहुत नैसर्गिक प्रवाह में कहा कि मुझे लग रहा था कि मैं कुबेरनाथ राय को पढ़ रहा हूँ। ऐसा अद्वितीय वक्तव्य था आपका, और मैं वह मोह नहीं छोड़ूंगा, और विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि सर, किसी का केवल आपका एक पाथेय भारत पर हो जाए तो हम लोग सब अपने को धन्य समझेंगे, गौरवशाली समझेंगे, और यह लोक पहल भी बहुत अपने को धन्य समझेगा। आपका एक वक्तव्य जरूर भारत पर हो, या जो विषय आपका हो, आप जो विषय होगा उसमें भारत होगा, हिंदुत्व होगा, सनातन होगा, उसमें गीता का धर्म और मर्म भी होगा, उसकी सूक्ष्मता भी होगी, उसकी स्थूलता भी होगी, उसका प्रणव भी होगा, वो सब हमें मालूम है। लेकिन इस मोह को और इस निवेदन से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं जरूर चाहूंगा कि वो वक्तव्य घंटे भर का हो, और हम लोग पहल के माध्यम से, इस सारे मीडिया के माध्यम से हम 5 से 10 लाख तक जरूर पहुंच जाते हैं, और विदेशों में भी पहुंच जाते हैं। तो ये निवेदन, मेरा आग्रह, और मेरा बहुत ही विनम्रता पूर्वक आग्रह निवेदन रहेगा कि सर, कभी अवसर आपको मिलेगा तो एक वक्तव्य आप लोग पहल के लिए अवश्य देंगे। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपने प्रिय आशुतोष सिंह तोमर जी, जो एक नए लेखक भी हैं। अपनी 2-3 कविताएं भी, उनकी पुस्तकें भी आ चुकी हैं। लगातार अनवरत अपना निरंतरता में प्रयास जारी रखते हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत आभार। अब मैं हमारे बहुत ही अनन्य सहयोगी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर हर्ष कुमार को आमंत्रित कर, डॉक्टर हर्षमणि सिंह को आमंत्रित करता हूं। लोक पहल की एक मान्य परंपरा के अनुसार धन्यवाद ज्ञापन की औपचारिकता की परिपूर्ति करें। डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी। धन्यवाद डॉक्टर त्रिपाठी जी। पूर्वोत्तर भारत और भक्ति आंदोलन और ब्रज संस्कृति पर इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रोफेसर चंदन कुमार जी का मुख्य पाठ्य
और इसके अतिरिक्त देवेंद्र दीवान जी, अनुराग सिंह जी, डॉक्टर संगीता शर्मा जी का एक अद्भुत व्याख्यान इस लोक पहल मंच पर हम सभी ने सुना। प्रयाग, काशी और मथुरा की जो एक त्रिआयामी संरचना है, जो एक सांस्कृतिक विन्यास है, जिसने भारत निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। और आज के कालखंड में अगर हम देखें तो प्रयाग, काशी और मथुरा, इसका एक पुनरुद्धार हो रहा है। फिर से इतिहास के वो कहते हैं कि अपने आप को जो दोहराता है, एक उसी विन्यास पर खड़ा हुआ है। और हम सभी इस बात से सचेष्ट हैं कि हम सभी उस प्रस्तावना, उस प्रतिष्ठापना के सहभागी बनने का प्रयास कर रहे हैं, वैचारिक माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से। प्रोफेसर चंदन कुमार जी ने पूर्वोत्तर भारत जो 7 सिस्टर्स और एक ब्रदर को मिला के जो गारो और खासी जयंतियां हिल्स की जो संस्कृति थी, उसे किस तरीके से अरावली के मुहाने तक लाकर जो खड़ा किया, ये निसंदेह एक अद्भुत है, एक लयता है इसमें। और इस जैसा कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हम उसे पूरब के पूर्वोत्तर का जो 1757 के प्लासी का जो दुर्भाग्यशाली जो घटना थी, उसे हम शायद आज भी उससे उबर नहीं पाए हैं। क्योंकि अगर उबर पाए होते तो हम शायद पूर्व और पूर्वोत्तर में एक विभाजन कर पाते। मुझे लगता है कि जो मैं सर की बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि वास्तव में आंदोलन जैसा कोई कालखंड नहीं हो सकता। रचनावाद पोस्ट मॉडर्निज्म की ये उपज है। शायद भक्ति आंदोलन नहीं हो सकता, भक्ति काल ही हो सकता है। और इस बात की भी पुष्टि हो सकती है अगर हम देखें कि अगर हम एक दूसरे इतिहास की नजर से देखें, जिस इतिहास को भारत के लोगों ने न लिखा, खुसरो और दारा का जिक्र आता है। एक ऐसे कालखंड पे हम खड़े हैं जहां से एक नई भाषा का भी जन्म हो रहा है। खड़ी बोली और हिंदी से एक नई भाषा भी निकल के आ रही है। और प्रश्नमय, मतलब जो एक पूरा परिदृश्य है, कितने सारे नाम हैं, जो कुतबन है, मंझन है, उस्मान है, साहब बरकत अल्लाह है, मतलब कृष्णमय है। पूरा एक जो परिदृश्य है वो कृष्णमय है। और फिर अचानक से देश स्वतंत्र होने के बाद अचानक से ये दोनों नाम कहीं चले जाते हैं और एक किसी को कोई अलग नाम आते हैं, कुछ अलग नाम आते हैं जो आक्रांता हैं, जिनका उदय एक दूसरे समाजवादी राजा को केंद्र में रखकर वाली सत्ताओं से हुआ। तो मुझे लगता है कि हम एक ऐसे कालखंड पर खड़े हैं, हाँ, न केवल इस लयता को जो इंद्रावती नदी से लेकर जमुना की कालिंदी के तट पर जो जोड़े, जिस भौगोलिक कालखंड में एक लयता हो, और है भी। क्योंकि जब प्रोफेसर चंदन कुमार सर कहते हैं कि रास माजुली से ब्रज आया या ब्रज से माजुली गया, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इस भौगोलिक विन्यास की समानता को हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ जो एक इतिहास पुनर्लेखन की बात चल रही है, तो शायद हमें उनको भी टटोलने की जरूरत है कि ऐसे कौन से कारण रहे होंगे कि जब उस कालखंड में खुसरो और दारा जैसे लोग थे, जहां पर उपनिषदों पर व्याख्यान हो रहा था, उपनिषदों की बात चल रही थी, फिर अचानक से ऐसी कौन सी राजा के केंद्रीकरण की शक्तियां थी जिन्होंने हमें एक अलग ही मुकाम पे, एक अलग ही सिरे पर लाखड़ा किया। तो मुझे लगता है कि आज तो इस व्याख्यान, बहुत ही अद्भुत व्याख्यान हमें प्राप्त हुआ। मैं प्रोफेसर चंदन कुमार जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। वह हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय से आते हैं। साहित्यिक चेतना के साथ एक जो आंदोलनकर्ता का जो एक भाव है सदे हुए अंदाज में, वो अलग ही
दिखता है लोक पहल और उसका जो मंच है, जो इसकी रविवारसरी परिचर्चा में आपका उद्बोधन हम सभी के लिए एक मार्गदर्शन का काम करेगा। साथ ही इस परिचर्चा में अपने महत्वपूर्ण वाक्य विन्यासों से अनुराग सिंह जी ने भी इसे सिंचित किया। देवेंद्र दीवान जी ने भी अपनी बातों को इस मंच के माध्यम से और संवर्धित किया। डॉक्टर संगीता शर्मा जी का भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने भी एक अलग पक्ष, और लगातार ये हमारी शक्ति है। पिछले लगभग 2 वर्ष होने को हैं, हम प्रति रविवार ऐसी एक व्याख्यान माला का आयोजन करते हैं। और आप ये देखें कि ये अनवरत एक यज्ञ है जिसको हम लोग कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग सभी स्तर के विद्वानों का, कार्यकर्ता का, राजनीतिक श्रेष्ठ व्यक्तियों का मार्गदर्शन हमें लगातार प्राप्त होता रहा। हम अपने आप को अपने विचारों की अभिवृद्धि इस माध्यम कर रहे हैं। लोक पहल के संयोजक जो दिल्ली का कार्यभार देखते हैं, मैं आशुतोष सिंह तोमर जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं संदीप कुमार जी और डॉक्टर प्रतिभा राणा जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस मंच को, इस आभासी मंच को संयोजन करने के लिए, जो उपलब्धता के लिए आयुष त्यागी जी का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस व्याख्यान माला को के रूप में हमारे जो बड़े भाई हैं डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ इस आभासी मंच पर जो लोग हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी जुड़े हैं, उन सभी लोगों का, जो हमारी इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के हमारे आगे के सिपाही हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी, बहुत बहुत आभार इस अनुपम धन्यवाद ज्ञापन के लिए। और जहां प्रोफेसर अनिल सर, प्रोफेसर चंदन सर जैसे लोग हैं, और चंदन अपने आप में केवल और केवल अपना सौरभ बिखेरता, अपनी खुशबू बिखेरता है, और वो खुशबू शब्दों के रूप में शब्द शब्द मस्तिष्क में समाहित होती रही, और हम उसे अपने सॉफ्टवेयर में अपना अंग बनाते रहे, अपने चेतना का विषय बनाते रहे, और उस चेतना से अनेक प्रकार के स्रोत फूटेंगे, अनेक प्रकार में ज्ञान की तो अभिवृद्धि हुई है। वो इतना सूक्ष्म था कि उससे अनेक 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 ज्ञान के क्षितिज का विस्तार होगा, एक नया वितान बनेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः सर से एक बार निवेदन करूंगा कि एक बिल्कुल बाधा रहित, आपका जैसे लोक पहल की एक मान्य परंपरा है, आपका एकल संवाद होगा, और हम लोग सुनेंगे और लाखों श्रोताओं तक जाएंगे, क्योंकि भारत बनाना है तो भ्रम का भंजन करना है और हिंदुत्व को जागृत करना है, और राम के रामत्व को एक नए स्वरूप में विश्लेषित करना है। और आज उत्तर प्रदेश में वही स्वरूप, वही राम का जब स्वरूप और आकार ग्रहण करता है, तो प्रयागराज से दुष्टों का संहार होता है। वह अपनी निरंतरता में बना रहे और अपनी यात्रा यूं ही करता रहे। इसके लिए आपके आशीष की आवश्यकता है, आपके संबोधन की आवश्यकता है, आपके पाथेय की आवश्यकता है। और मैं जरूर चाहूंगा कि सर, जब भी आपके व्यस्ततम समय में से कोई समय निकल जाए तो जरूर हम सबों को दीजिएगा। यह मेरा एक बहुत विनम्र आग्रह है, निवेदन है। इसी के साथ आपको बहुत बहुत प्रणाम। और प्रणाम केवल शब्दों का नहीं है, यह आत्मा का प्रणाम है, क्योंकि हम अभिभूत हैं। और जो भी व्यक्ति शब्दों से घायल, कायल और चेतना से उस आत्मा को जोड़ता है, एक चैतन्य उसको प्राप्त होता है, तो ऐसे भावुक क्षण आ जाते हैं। और आप तो साहित्य के मनीषी हैं, सृजन के शिल्पी हैं, मीमांसक हैं, तो आपसे यह मेरा विनम्र आग्रह रहेगा। आप सबों को सादर प्रणाम। सर सबको प्रणाम। और अब इसी के साथ इस कार्यक्रम को समापन करते हैं, और आभासी मंच सजाने के लिए आयुष सिंघल जी का बहुत बहुत हृदय से आभार, बहुत बहुत आत्मिक आभार। सभी को प्रणाम और सर को अनेक प्रणाम। आयुष जी, अब कार्यक्रम को समाप्त कर दीजिए। आशुतोष जी का बहुत बहुत आभार। आशुतोष जी बने रहे,